Hey guys, welcome to the lecture number 4 of Cell, the unit of life. In this lecture, we will start from the endomembrane system. In the last lecture, we have completed the cell wall. So, in the endomembrane system, the main highlight is that the endomembrane system consists of Golgi complex, lysosomes, and vacuoles and endoplasmic reticulum. So, the endomembrane system consists of endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, and the vacuoles. So we will study them in detail. Now the first is the endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? Electron microscopic studies of eukaryotic cells reveal the presence of a network of reticulum of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm, that is the endoplasmic reticulum. इसके अंदर देखो बताया कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने पहली चीज़ तो भाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसकी खोज हुई थी, ठीक है, कि भाई छोटे छोटे टुकड़ों में टीनी टीनी स्ट्रक्चर होती है जो कि साइटोप्लाज्म में मिलती है. इसकी लोकेशन का भी पता चल गया साइटोप्लाज्म में. पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है. और फिगर भी है, ये देखिए, ये भी अपन देखेंगे फिगर. एंड द एक्सटेंड luminal, hence here divides the intercellular space into two distinct compartments, luminal inside the ER and extraluminal cytoplasm, it means outside the ER. The ER often shows ribosomes attached to the outer surface. The endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called rough endoplasmic reticulum. Absence of ribosomes, they appear smooth or called smooth endoplasmic reticulum. जब देखो इसके अंदर देखिए, अब देखो यहाँ पर ये जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है इसके अंदर देखो, इसकी जो सरफेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इसके पास देखो ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. वेरियस इसके पास देखिए राइबोसोम्स क्या है, एब्सेंट है, तो ये कौन सा हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. राइबोसोम्स प्रेजेंट, इसको याद करने की भी ट्रिक बता देता हूँ. राइबोसोम्स प्रेजेंट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. राइबोसोम्स एब्सेंट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आर फॉर राइबोसोम्स, आर फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है. आर फॉर राइबोसोम्स, आर फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन. रफ एंडोप्लाज्मिक देखो उन सेल्स में एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, तो इसका आप सिंपल सा इसका फंक्शन मान लीजिए. रफ एंडोप्लाज्मिक का जो मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, ओके. दे आर एक्सटेंसिव and continuous with the outer membrane of the nucleus. The smooth endoplasmic reticulum is the major site for synthesis of lipid. In animal cells, lipid-like steroid hormones are synthesized in स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देखिए रफ एंडोप्लाज्म का जो फंक्शन है वो तो है प्रोटीन सिंथेसिस का, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्म का जो फंक्शन है वो है लिपिड के सिंथेसिस का. ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए, ठीक है. और ये जो लिपिड का जो सिंथेसिस है, ये एक एनिमल के अंदर जो स्टेरॉयड हार्मोन होता है वो भी इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक लिपिड सिक्रेशन से ही सीक्रेट होता है. अब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात कर ली है, तो अब हम बात करते हैं गोल्जी एपरेटस के बारे में. तो ये तो गोल्जी एपरेटस कुछ इस तरह से दिखता है. ये जो इस तरह से आपको कोई फोल्डिंग से दिख रही है, इनको बोलते हैं सिस्टर. नहीं तो हम इनके बारे में देखते हैं. पहले आपको मैं पहले ER का जो डायग्राम है वो पूरा बता देता हूँ. देखिए यहाँ पर एक न्यूक्लियस होता है, ये एक न्यूक्लियस पोर हो गया. ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम आर प्रेजेंट एंड इट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो चलिए अब गोल्जी एपरेटस के पास. गोल्जी एपरेटस फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस. अच्छा हाँ, न्यूक्लियस के पास होते हैं इनकी लोकेशन. देखो मैं आपको वापस दो सेल ऑर्गेनम, ये दूसरा सेल ऑर्गेनल है, इसकी देखो लोकेशन है न्यूक्लियस के करीब,
जबकि ईआर की जो लोकेशन थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो है साइटोप्लाज्म के अंदर। भाई एनसीईआरटी को ऐसे खोद के निकाल रहा हूँ मैं, तो आप यार इस लेक्चर को अच्छे ध्यान से देखिए, स्किप मत करना। देखिए रफ एंडोप्लाज्म is located in around the cytoplasm, whereas the Golgi apparatus is located around the near the nucleus, and these are later named Golgi bodies after him. They consist of many flat disc shaped or cisternae of 0.5 micrometer to 0.21 माइक्रोमीटर। तो यार इनकी लेंथ भी बता दी गई है, 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच का इनका जो डायमीटर है वो होता है डायमीटर। दीज आर स्टेक्ड पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल होते हैं, देख लीजिए डायग्राम में। वेरियस नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। द गोल्जी सिस्टर्नी आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट convex or the forming phase and the concave trans-maturing phase. The scenes and the trans origin are entirely different but interconnected. देखिए इसके अंदर देखो क्या है, द कॉन्वेक्स सिक्स। दो कॉन्वेक्स का आपको पता है, ये होता है कॉन्वेक्स और ये होता है कॉनकेव, ठीक है। तो देखिए कॉन्वेक्स सिक्स इज द फॉर्मिंग फेज, सो इट इज द फॉर्मिंग एंड इट इज द maturing phase. Okay, the Golgi apparatus principally performs the function of packaging materials to be delivered either to the intracellular targets or secreted outside the cell. Materials to be packaged in the form of vesicles from the ER fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase. Golgi का जो मेन फंक्शन है वो देखिए, पहला फंक्शन बताया गया है एनसीईआरटी में, पैकेजिंग मटेरियल। ओके, पैकेजिंग मटेरियल का एक बार देखिए, तो इनका देखो पैकेजिंग मटेरियल हो गया इनका एक फंक्शन। और आपको आगे देखना लाइसोसोम्स आएगा, उसके अंदर बताया जाएगा कि आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। गोल्जी का जो फंक्शन होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ये जो लाइसोसोम्स है ये पैकेजिंग मटेरियल की वजह से ही बनते हैं, ठीक है। पहला फंक्शन ये है। और ये जो डिलीवर होते हैं ये या सिस फेज को डिलीवर होते हैं। सिस फेज कौन सा है? सिस फेज इज द फॉर्मिंग फेज, ये उसको डिलीवर होते हैं और फिर ये मैच्योरिंग फेज से बाहर जाते हैं। तो ये पैकेजिंग मटेरियल में जैसे कि मान लीजिए ये सिस फेज यानी कि यहाँ पे ये डिलीवर हुए और यहाँ से ये मैच्योरिंग फेज है, यहाँ से ये बाहर जाते हैं, ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल जो कि लाइसोसोम्स हुए। This explains why the Golgi apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum। ये बता रहा है भाई कि इससे रिलेटेड केस है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। A number of protein synthesis by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its transphase. Golgi apparatus is the important site for formation of glycoprotein और glycolipids। जैसे कि आपको पता है रफ एंडोप्लाज्मिक वाला प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो भाई वो पहले इसके गोल्जी अपरेटस के सिस्टर्नी के ट्रांस फेज जो कि है मैच्योरिंग फेज, कॉनकेव ट्रांस होता है जो ये वाला है ना कॉनकेव ट्रांस, उसको मैच्योरिंग फेज पे पहले प्रोड्यूस होता है, फिर वहाँ से ये निकलता है। और ये गोल्जी अपरेटस इंपॉर्टेंट साइट है किसके फॉर्मेशन में? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्मेशन में भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज द लाइसोसोम्स। देखो एक बार इसके मैं वापस आपको सारे फंक्शन बताता हूँ। पहला फंक्शन है गोल्जी का फॉर्मेशन और लाइसोसोम्स या पैकेजिंग मटेरियल। और देखो इसका दूसरा फंक्शन है कि ये ईआर को हेल्प करता है। जैसे कि ईआर का जो भी 6 प्रोटीन सिंथेसिस का काम है वो गोल्जी अपरेटस के ट्रांसफेस होता है। और गोल्जी अपरेटस इज द इम्पोर्टेंट साइट है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड के सिंथेसिस में। एक फंक्शन और है, यहाँ पर तो नहीं है लेकिन गोल्जी का 12th के एनसीईआरटी में है, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, ठीक है। लाइसोसोम्स
Let's talk about lysosomes. These are membrane-bound vesicular structure found by process of packaging of the Golgi apparatus. तो ये मैंने बोला था पैकेजिंग ऑफ द गोल्जी apparatus से फॉर्म होते हैं। इसका यानी कि हम कह सकते हैं गोल्जी का जो मेन फंक्शन वो पैकेजिंग का होता है, लेकिन ये लाइसोसोम्स का बोल सकते हैं। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, hydrolase, lipase, protease, carbohydrates, optimally activate the acidic pairs. These enzymes capable of digesting carbohydrate, protein, lipid and nucleic acid. तो यार ये देखो एंजाइम्स क्रिएट करता है हाइड्रोलेज लाइपेज, और इनकी जो पीएच होती है वो होती है एसिडिक। एसिडिक का मतलब 7 से कम होती है, 7 से कम होती है। दीज एंजाइम्स आर केपेबल ऑफ डाइजेस्ट, और ये जो एंजाइम ये सीक्रेट करता है हाइड्रोलेज लाइपेज प्रोटीज कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर सकते हैं, प्रोटीन को, लिपिड को, न्यूक्लिक एसिड को। प्रोटीज प्रोटीन को, लाइपेज लिपिड को, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स को, और हाइड्रोलेज न्यूक्लिक एसिड्स को। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। तो देखिए वैक्यूल्स की जो लोकेशन है वो देख लीजिए, दे दी। वैक्यूल साइटोप्लाज्म में फाउंड होता है। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी साइटोप्लाज्म में फाउंड होता है। गोल्जी इज फाउंड, गोल्जी की जो लोकेशन है वो न्यूक्लियस के पास होती है, और ये वैक्यूल्स की होती है साइटोप्लाज्म में। इट कंटेंट्स, ये क्या क्या कंटेंट करता है, वाटर करता है, सेप, यानी कि जैसे कि आप मान लीजिए इसे एलोवेरा जैसे कोई एकदम बहुत सॉफ्ट सा होता है, वैसा होता है कुछ। एक्सक्रीट प्रोडक्ट होते हैं, और अदर मटेरियल जो कि यूजफुल नहीं होते सेल के लिए, वो ये कंटेन करता है। द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। पहले इसके अंदर जो दो क्वेश्चन बनते हैं, सॉरी, कि टोनोप्लास्ट जो है ये एक तो सिंगल मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट एक तो है, और वैक्यूल इससे बाउंड होता है। वैक्यूल इज बाउंडेड बाई, वैक्यूल इज बाउंडेड, ठीक है इससे। और ये द वैक्यूल, ये जो सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, और ये वैक्यूल इससे बाउंड होता है, और ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है। इन प्लांट सेल द वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई अप टू 90%। देखो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है वो 90% तक ऑक्यूपाई होता है। जैसे आपको मैंने शुरुआत में जो लेक्चर नंबर 3 था उसके अंदर मैंने आपको प्लांट सेल का जो डायग्राम दिखाया था, उसके अंदर आपने देखा था वैक्यूल इतना बड़ा सारा बहुत सा स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है। और मैं आपको अभी भी दिखा रहा हूँ वो डायग्राम, देखिए आपको इन साइड में आपकी स्क्रीन के पास में देखना, अभी आपको खुद ही डिफरेंस पता चल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी कैमरा ऑन करता हूँ, ये देखिए, एक तो ये एनिमल सेल है, इसके पास देखिए वैक्यूल बिल्कुल भी नहीं है। जबकि ये देखिए प्लांट सेल के पास ये जो येलो कलर में जो है ये देखिए ये वैक्यूल ही है, ठीक है। तो यार आपने देख लिया वैक्यूल। अब देखिए, in plants, the tonoplast facilitates the transport of a number of ions and other materials against concentration gradients in the vacuole. Hence, the concentration is significantly higher in the vacuole than in cytoplasm. तो प्लांट्स के अंदर इसका ज़्यादा महत्व है, इसलिए आयंस का ट्रांसपोर्ट और अदर मटेरियल्स का कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है उनके अनुसार करता है। इसका जो कंसंट्रेशन है वैक्यूल का प्लांट्स के तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और ज़्यादा है साइटोप्लाज्म के रेस्पेक्ट में। तो आप यार देखे थे डायग्राम में साइटोप्लाज्म कम है, लेकिन ये वैक्यूल की जो घेराव है वो बहुत ज़्यादा है। इन अमीबा, ये देखो यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। In amoeba, the contractile vacuole is important for osmoregulation and excretion. अमीबा के अंदर जो एक प्रकार जो वैक्यूल होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जो कि एक्सक्रेशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए इम्पोर्टेंट है।
In many cells as a protista, food vacuoles are formed by engulfing of food particles, by engulfing the food particles. ठीक है, एम्बीबा में होता है कॉन्ट्रेक्टाइल और प्रोटिस्टा में होता है फूड वैक्यूल्स। और कॉन्ट्रेक्टाइल इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, ये बैलेंस बैलेंस करना होता है आउटर एनवायरनमेंट को इनर एनवायरनमेंट से। फूड वैक्यूल्स हैं जो इंगल्फिंग फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ करके बनते हैं। देखो नेक्स्ट है अपना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में देखो पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, तो ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है सेल को। तो इसको देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया singular is the mitochondria use unless specifically stand are not easily visible under the microscope। इसके कुछ स्टैंड यानी कि कुछ दाग वो माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देखे जा सकते। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द physiological activity of the cell. In terms of shape and size also considerable degree of variability is observed. Typical it is sausage shape। sausage का मतलब देखिए ऐसा कुछ होता है, जो कि आपको भी डायग्राम दिखा दिया जाएगा। और सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। और इसका जो डायमीटर है वो 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर है, जबकि जो अपना गोल्जी था उसका जो डायमीटर है वो 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक है। इसका एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर है। और इसकी जो लेंथ है वो है 1 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर। तो यार ये डाटा याद करने लायक है, बोर्ड्स के बच्चों के लिए नेट में इतना नहीं पूछेगा। Each mitochondrion is a double membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane divided its lumen distinctly into two aqueous compartments, that is the outer compartment और inner compartment। तो ये डायग्राम भी देखिए, ये डायग्राम देख लीजिए सॉसेज और सिलेंड्रिकल शेप दोनों के हिसाब से। देखिए देखिए ये तो आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये हो गया इसकी इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया इसका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये इसका मैट्रिक्स है ग्रीन कलर का, और ये इसका क्रिस्टी है जो फोल्डिंग्स है, जो कि गोल्जी और प्लेटस में भी होता है। ठीक है, the inner compartment is filled with a dense homogeneous substance called the matrix. The outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. The inner membrane forms a number of enfoldings called cristae singular towards the matrix की तरफ है। The cristae increase the surface area। यार ये लाइन देखिए, जो क्रिस्टे का जो वर्क होता है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। The two membrane have their own specific enzyme associated with the mitochondrial function। जो दो मेम्ब्रेन है इनका खुद का स्पेसिफिक फंक्शन एंजाइम है जो इससे माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन से एसोसिएटेड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। पहली बात देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया है वो एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जिसके अंदर O2 इज रिक्वायर्ड के साइट के लिए, यानी कि उसके अंदर इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, हेंस दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यार ये मैंने आपको पहले बता दिया कि पावर हाउस ऑफ द सेल है। अब देखिए इसे तो क्यों बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पहली बात तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है, और ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं सेल में, किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी के फॉर्म में ये सेल के अंदर एनर्जी फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से इनको पावर हाउस ऑफ द सेल करता है। मैट्रिक्स आल्सो प्रोड्यूस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, a few RNA molecule, ribosomes, and the components required for synthesis of protein। The mitochondria divide by fusion। फ्यूजन तो पहले मैं फ्यूजन और फ्यूजन बता देता हूँ। फ्यूजन यानी होता है कि, और एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब है जुड़ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, और एक होता है फ्यूजन यानी तोड़ना। ठीक है, तो ये फ्यूजन यानी टुकड़ों में, जैसे पहले दो टूटे फिर और ऐसे दो टूट गए, जैसे मान लीजिए दो है, ये और दो में ऐसे टूट गया, और दो में टूटे, फिर ये दो और दो में ऐसे टूटे। ठीक है, समझ रहे हो, ये दो और ये और दो में ऐसे टूट रहे हैं। और द मैट्रिक्स, और जो इस माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है ये सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल, राइबोसोम्स को, और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है जैसे कि रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, उनको सिंथेसाइज इनकी मैट्रिक्स के अंदर होता है, कंटेंट करता है। अब देखो जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्लास्टिड्स। Plastids are found in all plant cells and in nucleoids।
प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड यूकेरियोट्स। प्लास्टिक सभी प्लांट सेल और यूकेरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया में मिले जाते हैं। दीज आर इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप्स as they are large, easily absorbed होते हैं। They bear some specific pigment as imparting specific colors to the plant based on the type of pigment. Plastids can be classified into chloroplast, chromoplast and ल्यूकोप्लास्ट। तो इसके तीन टाइप्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है। द क्लोरोप्लास्ट जो कि होता है ग्रीन कलर का, contains chlorophyll and carotenoid pigment which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. In the chromoplast, fat soluble carotenoid pigment like carotene, xanthophylls and other are present. This part of the this thus gives of the part of the plant a yellow, orange or red color. The leucoplasts are the colorless plastids of varied space, shapes and size with stored nutrients. देखो, क्लोरोप्लास्ट होते हैं ग्रीन कलर में और इनके पास होता है कैरोटीन। इतना याद कर लीजिए। और इसका जो काम होता है वो लाइट एनर्जी को पकड़ना होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, पता है आपको। और क्रोमोप्लास्ट होता है, इसके पास में जो कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट होता है जैसे कैरोटीन जेनोफिल्स हो गए, और ये प्लांट को येलो और ऑरेंज या रेड कलर देते हैं। और ल्यूकोपास्ट होते हैं वो बाई कलरलेस होते हैं, और इनकी शेप और साइज ये न्यूट्रिएंट्स जैसे स्टोर करते हैं वैसे वैसे होती है। अमाइलोप्लास्ट जो होते हैं, अमाइलोप्लास्ट हैं वो स्टोर करते हैं कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च। एग्जाम्पल जैसे पोटैटो, ये यार ये इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ है। पोटैटो इलियोप्लास्ट स्टोर्स ऑयल्स एंड फैट। जो इलियोप्लास्ट है वो ऑयल्स और फैट स्टोर करता है। एंड द एलियोप्लास्ट स्टोर्स द प्रोटीन। इंपॉर्टेंट है यार। पोटैटो के अंदर जो एलियोप्लास्ट है वो स्टोर करता है फैट को, जबकि एलियोप्लास्ट है वो स्टोर करता है प्रोटीन्स को। ठीक है। मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। तो यार ये तो पता ही है कि क्लोरोप्लास्ट की मेसोफिल सेल्स के अंदर मिलता है, और ये फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में आएगा जरूर। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के मेसोफिल सेल्स, बंडल सेल्स, तो उसके अंदर बताया जाएगा। और ये देखो लेंस शेप्ड के होते हैं क्लोरोप्लास्ट। अच्छा ये देखो डायग्राम में दिख रहा है लेंस जैसा ही है कुछ, ये देखिए लेंस जैसा है। ये तो सॉरी, ये तो स्ट्रोमा है, सॉरी ग्रेना। लेकिन ये नीचे वाला देख लिया था मैंने। लेकिन ये देखिए आप, जिसमें आपको डायग्राम दिखाऊं, देखिए लेंस जैसा नहीं दिख रहा है। Majority of the chloroplast of green plants are found in mesophyll cells of the leaves. These are lens-shaped, oval, spherical, discoid, or even ribbon-like organelles having variable length 5 से 10 माइक्रोमीटर with width, यानी इसकी चौड़ाई होगी 2 से लेकर 4 माइक्रोमीटर। Their number varies from 1 per cell of the Calamidomonas, a green algal, to 20-40 cells per cells in the mesophyll। तो यार इनकी जो शेप है वो देखो, इनका नंबर देखो एक भी हो सकता है, जैसे कि केलेमाइडोमोनास होता है जो ग्रीन एल्गा उधर 30 से 40 भी हो सकता है एक मीजोफाइल के अंदर, पर मीजोफाइल है ना। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इस ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड द आउटर और इनर ऑफ द टू। द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमेबल। इनर वाली लेस परमेबल होती है। द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। जो अंदर की जो स्पेस है वो स्ट्रोमा ऑक्यूपाई करती है। एंड ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस sacs called the thylakoids आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। तो यार स्ट्रोमा के अंदर ही थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होते हैं। द थाइलेकोइड्स आर अरेंज्ड in stacks like the pelts called of coins called the grana or the integrated thylakoid. In addition, there are ciliate membrane tubules called the stromal lamella connecting the thylakoids on the different grana. The membrane of the thylakoid encloses space called a lumen। thylakoid space occupied करते हैं, इसको बोलते हैं lumen। The stroma of the chloroplast contains enzymes required for synthesis of carbohydrate और protein। जो स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का उसके पास एंजाइम्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल में सर्कुलर स्टैंडर्ड
DNA molecules and ribosomes. Chlorophyll pigments are present in the thylakoids. जो chlorophyll के pigments है वो thylakoids में present होते हैं. The ribosomes in the chloroplast are smaller 78 than the cytoplasmic ribosomes. तो देखो एक पॉइंट तो यहाँ पे आता है कि क्लोरोप्लास्ट की जो राइबोसोम्स है वो छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम. साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स आर मोर देन क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम. These are 80s where 80 cytoplasmic whereas these are 70s. ओके, अब देखो डायग्राम की तरफ चलते हैं, इसको पूरा क्लियर करके रखते हैं. देखो ये होती है इसका आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्टेक्स में अरेंज होता है थैलेकोड, जो कि जिस ये जो स्पेस मैट्रिक्स सा दिख रहा है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा. और ये एक जैसे पायलट जैसे पॉइंट्स में जैसे जुड़े हुए रहते हैं उनको बोलते हैं ग्रेना. और ये जो आपको जो लाइंस दिख रही है इनको बोलते हैं स्ट्रोमल लेमेला, जो ग्रेना को कनेक्ट करके रखते हैं. तो यार ये आपका ये लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट हुआ. अब लेक्चर नंबर 5 में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.